जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आपने सुना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बडगाम उपचुनावों से ठीक पहले जो ये आगा रहुला वाला प्रकरण पूरा देखने को मिल रहा है। आगा रहुला क्योंकि एक रूहानी लीडर भी हैं, बडगाम से आते हैं, बडगाम के आसपास चाहे हम चिरार शरीफ की बात कर लें, चडूरा की बात कर लें, खान साहिब की बात कर लें, इसके अलावा बांडीपोरा में अगर हम नौगाम, सुंबुल, सोनावारी की बात कर लें, तो वहां पर भी हमने एक तरह से विरोध देखा। जो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी उनको लेकर बयान दिया था। क्या आपको लगता है कि इन तमाम चीजों का वहां के विधायकों पर जो असर पड़ा, उसका रिफ्लेक्शन हम राज्यसभा चुनावों में देख सकते हैं? वो नाराजगी हम देख सकते हैं राज्यसभा चुनावों में? बिल्कुल नहीं जास्मीन जी, देखिए राज्यसभा की इलेक्शन टोटली एक डिफरेंट इलेक्शन है। और ये जो शोर, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट जो बात सुरेंद्र चौधरी ने की है वो अच्छी नहीं लगती है एक अच्छे सियासतदान को और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जो इसी पार्टी का है। और रहुल्ला साहब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन है, फैमिली मेंबर हैं। और मैं समझता हूं कि पार्टी है तो इन कैंडिडेट्स का या इन मिनिस्टर्स का या एमपीज का वजूद होता है। हमने बड़े बड़े दिग्गज नेता देखे जो 4-4 बार यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, जब पार्टी छोड़ी तो उनका वजूद ही खत्म हो गया, कोई सीरियसली लेता नहीं है। तो पार्टी इसका एक बहुत बड़ा परिवार होता है जो नरिश करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। और मुझे लगता है वो जो सभ्यता है बिटवीन द कैंडिडेट एंड द पार्टी जो है वो स्ट्रॉन्गर रहनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की हम अनफॉर्चुनेटली अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सुन रहे हैं बोथ साइड से, चाहे वो रूलिंग एलीट है या अपोजिशन में है या कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, वो एक अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन राज्यसभा की इलेक्शन पे उसका कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ले जाती है तो मैं समझता हूँ बड़ा क्रेडिबल काम करेंगे वो, और एक नया चैप्टर जो है, एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में उसकी शुरुआत होगी। उसके बाद जो सर उनके ऊपर आरोप लग जाएगा कि क्रॉस वोटिंग कराई, हॉर्स ट्रेडिंग की, विच हंटिंग की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विक्रम जी इससे मेरे साथ एग्री करेंगे, बहुत सी स्टेटों में हर पार्टी करती है, बीजेपी को पहली पार्टी नहीं है। लेकिन यह कि बीजेपी एक अच्छी मैनेजरियल स्किल्स पे चलने वाली पार्टी है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे भी काम करती है और सत्ता को भी संभालती है। ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी में बड़ी खूबसूरत तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 10-11 सालों से कि दोनों संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी और सरकार भी, दोनों तरह से वो बड़े सोच विचार के साथ ये चलते हैं और विजन 2047 का लेके चलते हैं। ये खूबसूरती है, इसको एडमिट करना पड़ेगा कांग्रेस को। और कांग्रेस अगर वीकर है आज तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा ढीला है, वीक है, और उसको इंप्रूव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जहां तक वजूद की ताल्लुक है, अपना अपना जो पार्टी का वजूद होता है वो किस तरह से रहे। हमने बहुत इलेक्शनों में ये भी देखा है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होती है। कुछ लोग अपनी पार्टी से ही दुखी होते हैं और वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट कर देते हैं। कभी ऐसा भी होता है, कभी गलती से कुछ और चीजें भी हो जाती है, तो वो शाम को 6 बजे पता चलेगा। लेकिन ये है कि जिस तरह की रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो भी रिमार्केबल है कि अभी नंबर पता है उनको, आंकड़े पता है, फिर भी वो कहते हैं हमारे 3 जीत जाएंगे। तो ये मिरेकल शाम को देखेंगे किस तरह से वो मिरेकल सामने आता है और क्या नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर का शुरू होता है। लेट्स होप एंड लेट्स से देम बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। विक्रम मल्होत्रा जी, आप कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम एक सीट तो जीतेंगे ही, लेकिन बाकी 2 सीटों पर भी आर एस पठानिया काफी आश्वस्त नजर आए जब कल उनसे पूछा गया कि वहां पर जो विधायक हैं वो अपने कॉन्शियस के हिसाब से वोट करेंगे। ऐसे में कोई तो गठजोड़ बिठाया होगा, कोई तो रणनीति लगाई होगी आपने, कि आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हो सकता है हम 1 के बजाय 3 सीटें भी जीत जाएं। देखिए, गठजोड़ और रणनीति जो लगाई जाती है वो नेशनल टेलीविजन पे डिस्कस नहीं की जाती पहले तो। दूसरी बात ये कि हमारा ये जो ऑप्टिमिज्म है ये इस बात से निकल के आता है कि देयर इज डिस्कॉर्ड विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो आप ये देख रहे हैं कि जो अलायंस की जो जिस तरह से कल करा साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट जरूर करेंगे, पर हमने 2 चिट्ठियां जो फरूख साहब को लिखी है वो हम पब्लिक डोमेन में लाएंगे। और हमारे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये धोखेबाज है नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन्होंने आगे भी हमको धोखा दिया। अगर हम 4थी सीट पे वोटिंग करेंगे और ये हार जाएंगे तो ये हमारे सिर्फ उसका ठीकरा फोड़ेंगे, तो लिहाजा हम सिर्फ शमी अब्राही साहब को सपोर्ट करेंगे। तो ये किस किस्म की अलायंस है? तो ये जो सारा डिस्कॉर्ड है। और आप तीसरी बात ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो आपने जैसे शुरुआत में कहा कि विप जो है वो लागू नहीं होती और एंटी डिफेक्शन नहीं राज्यसभा की इलेक्शन में लगता, तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह का माहौल आगा रहुल्ला साहब के बयान के बाद कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा, तो ये सारी चीजें जो हैं उससे कहीं ना कहीं उम्मीद आती है कि भाई कोई डिस्कॉर्ड है इसके अंदर
एंड कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो उसका अपने अपने फायदे के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसमें इसीलिए कैंडिडेट भी खड़े किए गए और हम परसू भी कर रहे हैं उसको। तो ये दिस इज पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनती है वो तो फ्लोर पे डिसाइड होगा जब आज वोटिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सुहेल साहब ने कहा कि शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हो सकता है एक नया चैप्टर जम्मू कश्मीर की राजनीति में शुरू हो। बिल्कुल आकाश जी, एक नया चैप्टर जम्मू कश्मीर की राजनीति में शुरू हो, इस वजह से बीजेपी ये मानकर चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो असंतोष है, यानी कि जो डिस्कॉर्ड की स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बनी हुई है, उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपके 41 विधायक हैं, साथ ही कुछ निर्दलियों का सपोर्ट है, सीपीआईएम का सपोर्ट है, कांग्रेस ने अब हालांकि बड़े तल्ख लहजे में तारिक हामिद कर्रा साहब ने कहा कि हम सिर्फ अपने इथोस का पालन कर रहे हैं क्योंकि एक लार्जर कॉज के लिए हमें साथ रहना है। पीडीपी ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमारे 2 विधेयक आप सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम शम्मी ओबरॉय को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में 41 विधायकों की गारंटी के नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है, क्या आप ये कह सकते हैं? देखिए जास्मिन जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो राज्यसभा के इलेक्शंस हैं, ये सिर्फ राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं, ये एक आईना है उन पार्टीज के लिए, उनको दिखाया जाए कि कौन लोग जो हैं जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं और कौन लोग हैं जो कम्युनल एजेंडा फैलाते हैं। जहां तक इन्होंने सवाल खड़ा किया कि आगा रहुल्ला साहब की वजह से पार्टी के भीतर कोई वैसा डिवीजन है, तो मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पर बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है और जो स्टेट लेवल का कार्यकर्ता है, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या एमएलए हो या मेंबर पार्लियामेंट हो, उसकी सुनवाई होती है। अगर उसको कोई किसी चीज से दिक्कत है तो वो बयान कर सकते हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जैसा सिस्टम नहीं है जिनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास रहता है। इनकी अपनी आवाज, अपनी वैल्यू, अपना फेस तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये चीज बहुत नेचुरल है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो डेमोक्रेटिक हमारे रूट्स है, ये इस चीज को दर्शाता है। जहां तक सवाल है हमारे 41 एमएलए का, तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदार तंजीम है लोगों की। और जहां तक हमारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, मैं आप समझता हूं कि जो 7 इंडिपेंडेंट्स हैं उसमें से तो 5 और 6 इंडिपेंडेंट्स जो श्योर शॉट नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में वोट करेंगे। हाँ, कोई एक आधा कोई एमएलए अगर आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की एक स्मेल हम दूर से कर सकते हैं। और अगर इमरान नबी डार की बात करेंगे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, या दीगर जो कैंडिडेट्स हैं बीजेपी के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो वो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, जारी है। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र नासिर असलम वानी जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और ये असेंबली के अंदर का मनाजिर है, और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो अभी शुरू हो चुका है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जारी है, और आहिस्ता आहिस्ता जो विधायक है, जो एमएलएज है, वो अपना वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं। और अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जो नाम बताया जावेद अहमद मिर्चाल साहब, ये बताइए किस उम्मीद से आप वोट डालें? इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह जीतेगी, तो उसी के हक में वोट डालने के लिए जा रहा हूँ। साहब, जिस तरह से बीजेपी भी दावा कर रही है कि वो भी एक मजबूत हक है उनका बोलने का, बोलने में कौन सी ये बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हम पूरे उम्मीद है इंशाल्लाह हम 4 सीट पे इंशाल्लाह जीत दर्ज करेंगे। तो जावेद अहमद मिर्चाल हैं जो कि विधायक हैं, तो ये भी अपना वोट जो है कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि एक मजबूत दावेदारी के साथ खड़े हैं मैदान में। हालांकि बीजेपी का भी ये दावा लगातार है। और हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूदी साहब किस उम्मीद से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं? देखिए, इंशाल्लाह 4 सीटों पर कामयाबी होगी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो वही जो हमारे मेम्बरान के में उनमें वो जोश खरोश है, और बाकी भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको पहले ही मालूम है, जो भी हमारी साथी पार्टियां हैं उन्होंने पहले ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 4 की सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब होगी। कितना बूस्ट समझते हैं आप अगर ये कांग्रेस की बात करेंगे या पीडीपी की हिमायत की बात? देखिए, उससे हुआ जाहिर सी बात है कि पहले भी हमने कहा था कि जैसा मामला उभर रहा है, जैसे मामला बढ़ रहा है, तो 4 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। और अब और वाज़ेह हो गई पोजीशन, जो वहाँ से बिल्कुल एक गैर मुबहम तरीके से कांग्रेस से, जो पीडीपी से जो सपोर्ट का ऐलान किया गया, तो उसे और भी तक़वियत मिली, जो कि हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि हम 4 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं तो काफ़ी पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि 4 सीटों पर ये जो है सबकत हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी और खान के साथ।
ठीक है, तो मुदस्सिर आपको ये अंदर की तस्वीरें दिखा रहे थे और ये अंदर की तस्वीरें हैं जहां वोटिंग इस वक्त जारी है। और यहाँ पर हसनैन मसूदी को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि जो लास्ट मोमेंट पर पीडीपी और कांग्रेस ने जो ऐलान किया सपोर्ट का, उससे काफ़ी बल मिला है। ये बीजेपी के विधायक आप देख पा रहे हैं, जहाँ शगुन परिहार भी आपको नजर आई और सच शर्मा भी आपको नजर आए, क्योंकि वो कैंडिडेट हैं राज्यसभा चुनावों में। और ये तस्वीरें देख रहे हैं विधानसभा परिसर की, जहां विधायकों के पहुंचने का सिलसिला अब जारी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि अंदर बहुत स्ट्रिक्ट वोटिंग भी हो रही है। और आकाश जी, इससे पहले आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं सोहेल काजमी साहब से सवाल लूंगी। आपने अभी जो विजुअल्स हमने वहां से देखे हैं श्रीनगर से, तो ये बहुत साफ है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी 4 की 4 सीटों पर जो है अपनी दावेदारी भी रखती है और चारों सीटों पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो विजयी होकर बाहर निकलेंगे। और एक नया इतिहास, जैसा जिसका जिक्र यहाँ पर हमारे सोहेल काजमी साहब ने किया, विक्रम मल्होत्रा साहब ने भी किया, तो ये आज एक इतिहास लिखा जाएगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम है, जो जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन है, वो गूंजेगी उस आवाम में। और लोग जो पॉलिटिकली डाउन ट्रोडन हैं, जो जिन लोगों की आवाज को दबाए जाने का काम पिछले 10-11 साल से किया, तो उनकी आज जीत होने जा रही है। ठीक है, विक्रम जी, आप क्या कहेंगे? 10-12 साल से जिन लोगों की आवाज को दबाने का काम किया गया, ये सीधा जो तंज है ये बीजेपी के ऊपर ही है, क्योंकि सकीना इत्तू भी ये सवाल पूछ चुकी हैं कि आप 1 साल का हिसाब तो मांग रहे हैं, लेकिन 10 सालों का हिसाब कौन देगा? और ऐसे में आप इसे कैसे देख रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये सवाल उठा रही है, क्योंकि 16 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 साल हुआ था सत्ता में, उस वक्त कई तरह के सवाल उठाए गए थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर लीडर का यही कहना था कि आप 1 साल का हिसाब छोड़िए, हमने तो 5 सालों का मैनिफेस्टो दिया था, लेकिन 10 सालों में आपने जम्मू कश्मीर के साथ क्या किया, आप उसका हिसाब दीजिए। देखिए, ये आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का पिछले 7-8 महीने से, जब से उनसे सवाल पूछने शुरू किए गए हैं, जब से उनको मैनिफेस्टो का आईना दिखाना शुरू किया गया है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार पिछले 10 साल का हिसाब की बात करती है। जब एक विशेष स्थिति के तहत जम्मू कश्मीर में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी 370 की एब्रोगेशन के बाद, उसके बाद से लेके आज तक, जब तक चुनाव 2024 में हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात की चाहती थी कि चुनाव हो, जल्दी से जल्दी यहाँ एक चुनी हुई सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आए। और जब चुनाव का ऐलान हुआ, उसके बाद सभी राजनीतिक दलों ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त समय कहते थे कि जब तक ये यूटी है मैं इसमें इलेक्शन में भाग नहीं लूंगा। फिर उन्होंने अपना माइंड चेंज किया और 2 जगह से इलेक्शन लड़ा, और ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर में एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू यूनियन टेरिटरी है, और उसमें जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और उतने इख्तियारात जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं वो नहीं होंगे। ये सब जानते हुए उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया, ये सब जानते हुए उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बनाया भी, तश्कील भी किया और लोगों के सामने भी लाए। अब उस मैनिफेस्टो को जब इम्प्लीमेंट करने का समय आता है, तो ये एक बात कहते हैं कि अभी हमारा समय पूरा नहीं हुआ, अभी तो 4 साल है बाकी हैं। फिर ये कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पूरी पावर नहीं है कि, पर जो मैनिफेस्टो में इनकी स्टेटहुड को छोड़ के बाकी चीजें थी, जैसे 1 लाख नौकरी देने की बात थी, 200 यूनिट बिजली देने की बात थी, उसके बाद राशन फ्री देने की बात थी, और बिजली मीटर ना लगने देने की बात थी। तो जो सारी बातें जो उमर साहब उस वक्त कहते थे मैं करूंगा, वो आज उसको उसके पीछे छुपना चाहते हैं कि आपने 10 साल में क्या किया। तो 10 साल में डेवलपमेंट के लिए सेंटर से पैसा, आज भी जो सेंटर से पैसा आया है, चाहे वो टनल्स बनाने के लिए आ रहा हो, चाहे वो सड़कें बनाने के लिए आ रहा हो, चाहे वो बाकी इंस्टीट्यूशंस के लिए पैसा आ रहा हो, वो नेशनल हाईवेज के लिए आ रहा हो, वो तो सेंटर की तरफ से ही आ रहा है। स्टेट के पास तो अपना पैसा है कहाँ और है कितना? तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसकी लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, लोगों की दुख तकलीफों को कैसे हैंडल किया जाए। और जो अभी जैसे बाढ़ आई, तो नेशनल सरकार की तरफ से क्या इमदाद लोगों को दी गई, कि इन टर्म्स ऑफ एनी पैकेज फ्रॉम द गवर्नमेंट दी गई, फार्मर्स को क्या मदद मिली, उसकी जब बात करते हैं, तो आप इस तरह की बात करते हैं, तो लोग उससे अब मतलब लोग उसमें पागल बनाए नहीं जा सकते, क्योंकि आज जमाना सोशल मीडिया का है। हर चीज लोग अपने फोन पे शाम को देखते हैं कि क्या हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है।
तो इसके पीछे छुपने की कोशिश करना, चाहे वो सकीना इत्तू जी बोले, और जहां तक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोस्त कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये तो पीढ़ियों दर पीढ़ी एक ही परिवार में चल रही है। आकाश जी कब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बन सकते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी वहां वो होती है जहां एक आम कार्यकर्ता भी कल इस पार्टी का विक्रम जी, इसका जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, आप राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन की बात तो कर रहे हैं, आप उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में जहां आपकी गवर्नमेंट है, वहां पर आप कितना काम कर पाए हैं? आंकलन उस चीज का भी होना है, क्योंकि 11 तारीख को नगरोटा और बडगाम में उपचुनाव है। भले ही 2 सीटों पर है, लेकिन एक तरह से छोटा सा लिटमस टेस्ट भी इसे कहा जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट की ही बात कर ली जाए, जहां पूरे राष्ट्र में 3.5% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट है, जम्मू कश्मीर में उससे डबल है, 6.7% की अनएम्प्लॉयमेंट है। कुछ पावर्स आप कहते हैं कि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो आपके हाथ में है। हर बार आप पावरलेस होने का रोना नहीं रो सकते। देखिए जास्मिन जी, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, विक्रम जी की बात का जवाब भी दूंगा। देखिए, इन्होंने बात की कि जम्मू कश्मीर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 1947, पोस्ट 1947 जो 2014 तक का जितना भी ढांचा जम्मू कश्मीर का बनाया गया है, वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बनाया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमारे हिंदुस्तान की टॉप 10 स्टेट्स में उसका नाम लिखा जाता था, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, जो हमारा यहाँ पर और भी जितने भी हमारे दायरे थे। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर भुखमरी नहीं थी, यहाँ पर लोग कभी सिग्नल पे आकर नहीं बैठे। यहाँ पर हर एक आदमी के पास एक अपना रोजगार था, अपनी जमीन थी, अपने सर पर छत था, और बड़े एक रिस्पेक्टेबल तरीके से जिंदगी जो है जम्मू कश्मीर का निवासी जीता था। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई, तो इन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी। जब 2008 से लेकर 2014 में उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, उस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो थी, और जो 2024 में पिछले 10 साल का कार्यकाल इनका रहा, तो ये जो आप डबल अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशो आप गिनवा रहे हैं, तो ये इनके काल में हुआ। अगर मैं माइनिंग की बात करूं, तो जो हमारे कार्यकाल में जो एक रेत की जो ट्रॉली थी जो 500 रुपए में मिलती थी, आज उसी रेत की ट्रॉली की जो कीमत है वो 5,000 रुपया हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब का जो माइनिंग माफिया था वो हमारे नदी नालों पर आकर बिठा दिया, जिसकी वजह से आज एक गरीब आदमी अपना घर बनाने से कतराता है। जहां अगर मैं लिकर की बात करूं, तो यहाँ पर गिनी चुनी वाइन शॉप्स होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन फॉर सेल कर दिया कि कोई भी आदमी बाहर से आए, यहाँ पर वाइन शॉप का ठेका ले ले और उस तरीके से नशा का। मैं अगर ड्रग्स की बात करूं, तो हमने 2014 से पहले यहाँ पर ड्रग्स का जो चिट्टा जिसे हम कहते हैं, हेरोइन के नाम से जानते हैं, उसका नाम हमने कभी नहीं सुना था। लेकिन इनके कार्यकाल में आज हमारा जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम यूथ है, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो उस ड्रग्स के जाल में फंस गया है। तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने 10 साल में आकर जम्मू कश्मीर को दिया क्या? सिर्फ लेने का काम किया, सिर्फ हमारे रिसोर्सेज हैं उनको निचोड़ने का काम किया, हमारी फाइनेंशियल जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको वीक करने का काम किया, और अब ये दावे करते हैं कि हमने एक नया जम्मू कश्मीर बनाया। तो मैं समझता हूं कि ये टोटली फॉल्स क्लेम्स है, और इसका जो जवाब है वो 2024 में लोगों ने इनको दिया, और आगे भी जहां तक नगरोटा विधानसभा सीट का सवाल है या बडगाम सीट का सवाल है, तो वहां पर भी इनको जवाब मिलेगा, और आज राज्यसभा की इलेक्शंस में भी इनको जवाब मिलेगा। और क्योंकि लोगों ने इनका असली चेहरा जो है वो देख लिया। मैं आपको अगर जास्मीन जी बताऊं कि 1872 में जो महाराजा गुलाब सिंह जी का लगाया हुआ दरबार मूव, वो इस पार्टी ने खत्म किया। उस दरबार मूव से फायदा सिर्फ कश्मीर को नहीं, वो जम्मू को ज्यादा फायदा होता था। मैं अगर बात करूं जम्मू की, तो हमारा जो सेंट्रल जम्मू है, हमारा साउथ आकाश जी, जम्मू ये बहुत सारे अनसुलझे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर एक एक टॉपिक को उठाया जाए, चाहे इलीगल माइनिंग को उठाया जाए, दरबार मूव को उठाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को उठाया जाए, तो जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक लंबी बहस, एक लंबी चर्चा हो सकती है। आरोप प्रत्यारोप तो फिर आप जड़ते ही जाइए। बीजेपी की तरफ से विक्रम जी, क्या आप जवाब देंगे 10 सालों को लेकर? जी आकाश जी अपने आप ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हैं। पहले तो वो कह रहे हैं कि हम 47 से लेके आज तक हम रूल कर रहे हैं स्टेट को, तो स्टेट का इतनी बुरी हालत क्यों थी? तो स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा क्यों थी? ये अनएम्प्लॉयमेंट कोई 4 साल या 5 साल में थोड़ा क्रिएट हो जाती है, तो ओवर द इयर्स है।
और जब उमर साहब जी पूरे देश में थे तो उन्होंने डेली वेजेस को पक्का क्यों नहीं किया? उन्होंने आज क्या रोड मैप है? अच्छा, वो खुद कह रहे हैं कि इलेक्टोरेट ने जवाब दे दिया, 2028 सीटें जम्मू को दे दी। तो आज वो उनके पास चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट के उमर अब्दुल्ला साहब है। ये कब नेशनल कॉन्फ्रेंस रियलाइज करेगी? आज आपके पास क्या रोड मैप है? जो आपने 1 लाख नौकरियां देनी है वो कहां से देनी है? आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव करेंगे? आप एजुकेशन में सरकारी स्कूलों को कैसे ठीक करेंगे? आपके पास क्या रोड मैप है आगे लेके जाने का जम्मू कश्मीर को? आप फाइनेंशियली जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? आपके पास तो वो कुछ है नहीं। आप तो हर बात पे ये कहते हो कि सेंटर ने हमको नहीं किया। जो एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है उसके पास उसको एक लोगों को विजन देना होता है, एक अपना रोड मैप तो बताना होता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होती है। तो आज की स्थिति में आज आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को, खुसूसन जम्मू खित्ते ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बावजूद इसके कि आपकी कोalition नेशनल कांग्रेस के साथ थी और आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से मैंडेट दिया। आज आपकी फुल मेजोरिटी में सरकार बनी है तो आप काम कीजिए। आप क्यों, और जब जानते हुए आप एक यूटी में फिर चुनाव क्यों लड़े? फिर आप नहीं लड़ते चुनाव, बता देते कि यूटी। ठीक है विक्रम जी, और आकाश जी इसका बेटर एनालिसिस सोहेल काजमी साहब कर पाएंगे, क्योंकि जिस 1947 से लेकर अब तक की अगर बात हो रही है, सोहेल काजमी साहब आप कैसे आंकलन करेंगे? क्योंकि बात राज्यसभा चुनावों की है, राज्यसभा में भी वही मुद्दे उठाए जाएंगे, राज्यसभा में भी वही रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर के मुद्दों को मिलेगी जो मुद्दे जमीन पर डिस्कस होने चाहिए। राज्यसभा तो एक जरिया है लेकिन मुद्दे तो जमीनी ही रहेंगे, और जमीनी मुद्दों को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच तनातनी है, जो क्रेडिट लेने की होड़ है, उसे आप कैसे देखेंगे? जो मौजूदा हालात है जम्मू कश्मीर के, उन्हें कैसे आप आंकेंगे? देखिए 47 से आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर को और हिंदुस्तान को रूल किए कर रही थी या किया है, सबका बड़ा बड़ा योगदान है। सब ने अपने अपने वक्त पे बहुत काम किया है। लेकिन जास्मीन जी, जो मैं विजुअल्स आपके चैनल पे देख रहा हूँ कि जो वोट डालने जा रहे हैं या वोट डाल के आ रहे हैं, सबके चेहरों पे मुस्कान है। वो अपने आप में दर्शाती है कि उनको अपनी अपनी पार्टी पे भरोसा है कि वो क्या जोड़ तोड़ करके किस तरह के रिजल्ट शाम को आएंगे। मुझे लगता है, कल भी मैं देख रहा था एलओपी और स्पोक्स पर्सन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े कॉर्डियल रिलेशन से असेंबली के बाहर गले मिल रहे थे, गप्पे मार रहे थे। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा परिवार है, पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा परिवार है जो हिंदुस्तान को रूल करता है और जम्मू कश्मीर को भी रूल करता है। ये कहना कि वो फैमिली लेगेसीज को करते हैं, तो हर आदमी अपनी फैमिली लेगेसीज को ही चलाता है। एक दूसरे पे एक्यूज करने से बातें बनती नहीं है, ना चलती हैं। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट शाम को आए। पहले तो शुक्र कीजिए कि राज्यसभा की इलेक्शन अनाउंस हो गई, 4 साल लगे उसको, 4 साल से हम महरूम थे राज्यसभा के लिए। तो खुदा का शुक्र करें कि 4 साल बाद देर आए दुरुस्त आए, इतना लंबा चौड़ा गैप दे दिया। हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, हमारी आवाज ही नहीं थी, तो पहले तो उसका शुक्रिया। दूसरा, इलेक्शंस अच्छे ढंग से हों, और जिस तरह से विजुअल देख रहे हैं बड़े साजगार माहौल में हो रहे हैं, और देखते हैं कौन कामयाब होता है। इनकी जो रणनीति है वो कामयाब होती है, या भारतीय ये जो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी का जो अंदर का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं छलकता है। तो ये सब चीजें शाम को लगेंगी। लेकिन अच्छी चीज ये दिख रही है कि मुस्कुराहट सबके चेहरे पे है, और सब जानते हैं कि शाम तक क्या होगा। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि हम 2 ले लेंगे, तो एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, और उसकी वो भी एक बेटर होगा एनसी के लिए और बीजेपी के लिए, कि कहीं ना कहीं इनकी सहमति बन गई, लोगों को राहत देंगे, कुछ ना और अच्छे काम होंगे। दरबार मूव खुला है तो कुछ एम्प्लॉयमेंट जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं विक्रम जी के 1 लाख नौकरियां कहाँ गई, ये कहाँ गया। चलिए हम तो दुआ करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग दुआ करते हैं 70% पोलिंग करके कि भैया निटिग्रिटीज को समझो, जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, अब पाने की उम्मीद है और लोग आपके साथ हैं, तो आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल काज़मी, अब शुरुआत उसकी हो गई है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन से जिस तरह डिप्राइव्ड थे, चाहे वो विधानसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव से डिप्रिवेशन रही हो लोगों की 10 सालों तक, 2018 के बाद से अगर काउंट किया जाए, ऐसे में, और उसके बाद अब राज्यसभा 4 साल से खाली थी, एक रिप्रेजेंटेशन तो कम से कम लोगों को मिली। और जिस तरह से आपने विजुअल्स का जिक्र किया, वो अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका काम ही है पॉलिटिक्स करना, लेकिन लोगों की बातें, लोगों की उम्मीदें अगर राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा में सही ढंग से उठें और जनता के मसलों का हल निकले, बॉटम लाइन वही है। हर पॉलिटिकल पार्टी की बॉटम लाइन एक्चुअली वही होनी चाहिए। पॉलिटिक्स तो उसके ऊपर का खेल है, फिर वो होता रहेगा।